नाखुशगवार परेशान कुन सूरत हाल में भी हमें इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, हमें अपडेट रखने के लिए। सर पहले तो ये फरमा दीजिएगा जॉन साहब के जानी और माली नुकसान के जो मुख्तलिफ आदाद-ओ-शुमार अभी सामने आ रहे हैं, इस पर एक तो अपनी राय दे दीजिएगा। कुछ चीज़ें ईरान रिपोर्ट कर रहा है, कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। आप हमें ये बता दीजिएगा कि ईरान का कौन सा इलाका, ये शहर इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर है। और फिर हम जानते हैं कि पाबंदियों का शिकार है ईरान, उसको पहले ही कई मुश्किलात का सामना था जो ज़ाहिर है कि इस जंग के बाद यकीनी तौर पर बढ़ चुकी हैं। इस वक्त ईरानी आवाम के लिए बड़े इशूज़, बड़े चैलेंजेस क्या हैं जॉन साहब? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और आप मुझे शुक्रिया ना करें। ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है इंसान होने के नाते कि जितना हम कर सकें हक का परचम बुलंद करने के लिए हम करें। इंडीड एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है यहाँ पे ईरान में। जाहिर सी बात है, अटैक्स हमले हुए हैं। 105 सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया अमेरिका ने, जिसके अंदर 21 अस्पताल हैं, रेस्क्यू सर्विसेज हैं। रेड क्रिसेंट सोसाइटी जिसने ये खुद नंबर्स कलेक्ट किए, उनके खुद के ऑफिस के ऊपर धमाके हुए। आज़ादी स्क्वायर के ऊपर धमाका हुआ, जो फिरदौसी स्क्वायर है उसके ऊपर धमाका हुआ। आम आवाम की जगहों पे, फायर ब्रिगेड्स के ऊपर, मेट्रो स्टेशन के ऊपर भी एक्सप्लोजन्स किए हैं इन एप्स्टीन के दोस्तों ने। और इसके साथ साथ जो क्लेम्स ये कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दावे जो चल रहे हैं, दोनों साइड से तज्जिया अगर लें, हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो पहला क्लेम अमेरिका ने ये दिया है कि उन्होंने सारी एयर सुपीरियॉरिटी ले ली है ईरान के ऊपर, उन्होंने नेवी पूरी खत्म कर दी है, लेकिन 4 दिन से एक तेल की बूंद भी ईरान ने जाने नहीं दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो जो ये पहले कहते हुए आए हैं कि ईरान तो कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर ही नहीं सकता, वो भरम इनका टूट गया। रिजीम चेंज उन्होंने कहा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाएंगे। और आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के फौरन बाद इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि लोग सड़कों पे आ गए हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन रिजीम चेंज नहीं हुआ तो लोग तो वैसे ही हमारे जो लोग हैं नादान, जिनको ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे कभी हो नहीं सकता रिजीम चेंज, तो ये बुद्ध भी उनका तोड़ दिया। उसके साथ साथ अगर इनकी बात करें कि इनकी कितनी इन्होंने लीडरान को शहीद किया, जो कि बिल्कुल लीडरान भी शहीद हुए यहाँ पे, लेकिन इन चीज़ों से ईरान के अंदर जो सिचुएशन है उसमें फ़र्क नहीं आया। 12 दिन की जंग के अंदर भी इन्होंने लीडरान को ख़त्म कर दिया था, उससे भी कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। और अभी भी मेरे ख्याल में ये जंग जो है वो ईरान काफ़ी हद तक, बल्कि इनसे सबसे जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जितने भी मुल्क इन्वॉल्व हैं इस जंग के अंदर, उन सबसे ज़्यादा कैपेसिटी रखता है कि इस जंग को जो है वो खेद सके इन सबसे ज़्यादा। तो अब मेरे ख्याल में अभी जो सिचुएशन है वो आगे बढ़ेगी मजीद। और जो निगोशिएशन की बातें हो रही हैं कि ईरान निगोशिएट कर रहा है, वो तो क्लियरली ईरान ने मना कर दिया। बैकडोर कम्युनिकेशन की भी अगर कोई बात कर रहा है तो उसके ऊपर भी प्री कंडीशन सेट हुई है मेरे ख्याल में, कि अगर ये जब तक ये यहाँ से नहीं जाते रीजन के अंदर से, तब तक बात भी नहीं करेगा ईरान, मेरे ख्याल में। अच्छा, ठीक हो गया। मुझे जॉन साहब ये फरमा दीजिएगा कि बहुत सारे लोग ये कहते दिखाई देते हैं कि कुर्दों को कहीं ना कहीं सपोर्ट दी जा रही है ईरान को अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए। इजराइल भी ऐसा कर रहा है, अमेरिका भी ऐसा कर रहा है, लेकिन अभी सिचुएशन आप खुद क्या देख रहे हैं? क्या वाकई ऐसा है? क्या ये लोग जो हैं ये मजबूत हो रहे हैं? ये भी ईरान के खिलाफ अंदर से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? देखिए, कुर्दों से बात तो की है ईरान ने, और कुर्दों ने कहा है कि हम जो है वो इंस्टेबिलिटी नहीं चाहते, एटलीस्ट इराकी कुर्दिस्तान वाली साइड के। लेकिन कुर्दियों को हमें समझना ये चाहिए, कुर्दी जो है वो एक मजम्मत तरीके से एक ही कमांड, सेंट्रल कमांड के अंडर जो है वो नहीं चलते। मुख्तलिफ मुल्कों के रीजन में मौजूद हैं डिफरेंट कुर्दिश ग्रुप्स, और दूसरे ग्रुप्स को जो कि ईरान के अंदर भी इलाके कुछ लगते हैं जो कुर्दिश सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स रखते हैं, जिनको मुसल्ला किया हुआ है अमेरिका ने और इसराइल ने काफी टाइम से, वो बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पे असला लेके बाहर आएं और जंग करना शुरू करें। और इसके ऊपर अमेरिका शायद बोले कि देखें ईरानी अवाम है जो खड़ी हो गई है, हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन उसको भी जिस तरीके से ये जवाब देंगे वो इनको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी भी ईरान की बावजूद उनके बोलने के कि हमने एयर स्पेस पे सुपीरियरिटी ले ली है, लेकिन 19 वेव्स ईरान ने भेजी हैं मिसाइल्स की इसराइल की तरफ, और वहां हालत बहुत ही ज्यादा, मतलब आपने जो बताई बिल्कुल सही बताया कि इतनी खराब हालत है कि वहां पे अब बंकरों में जगह नहीं है लोगों के जाने की। और तेल अवीव के अंदर, बीरशिबा के अंदर, हाइफा के अंदर, इलियात के अंदर, हर जगह के अंदर, बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर आज 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो मारे। और ये भले दिखाए ना दिखाए, आवाम को रियलिटी जो है वो समझ में आ जाएगी, नजर आ जाएगी कि किस तरीके का नुकसान वहां पे हो रहा है। तो ये जो बातें हो रही हैं, आई थिंक इसके अंदर हमें अभी नजर आएगा कि बिल्कुल यहाँ पे ये कोशिश जरूर करेंगे कि यहाँ पे लोग जो मुसल्ला हैं उनको ये बाहर भेजें, और यहाँ से वो जरूर स्ट्रीट्स के अंदर आके वो कोशिश करेंगे कि अटैक्स हों। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और इशू जो भारत के अंदर भी हमें दिखाई देता है कि काफ़ी ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं मोदी के लिए। हम सभी जानते हैं कि भारत के ईरान से देरीना ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन जंग से 3 रोज़ पहले हमने ये भी देखा जॉन साहब के भारतीय वज़ीर आज़म जो हैं वो तेल अवीव का दौरा करते हैं। अब भारत से आने वाले जो ईरानी बहरी जहाज़ की तबाही पर भारत की खामोशी को अब ईरान में कैसे देखा जा रहा है? क्योंकि भारत के अंदर तो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि किस तरह से इजराइल और अमेरिका जो हैं
वो अपनी एक आबदोज के ज़रिए ये इंडिया के और श्रीलंका के पानियों के करीब आकर ये कार्रवाई कर सकते हैं। और फिर मोदी से बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है कि आप इन सब चीज़ों की हवाले से कोई ना कोई मौक़िफ़ अपनाएं, कोई सख्त रद्द-ए-अमल दें। ये रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। भारत में तो तनकीद हो रही है, ईरानी अवाम इसको किस तरह से देख रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि ईरान के इंडिया के साथ सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे अच्छे ताल्लुकात थे। वो इसलिए क्योंकि वो इनका तेल खरीद रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। उन्होंने गैस पाइपलाइन बिछा के दी पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ पाया अनफॉर्चुनेटली कुछ वजहों की वजह से। गवादर के अंदर भी उन्होंने कहा कि हम आ जाते हैं, चाबहार पोर्ट छोड़ें, हम अपने आपके साथ सीपैक के मामले में आ जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सीआईए और मोसाद की जो साजिशें रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर भी एक प्रेशर बहरहाल रहता है, तो जाहिर है वो नहीं फ्रूटफुल हो पाया। तो इंडिया के साथ इनके सिर्फ इकोनॉमिकली सही ताल्लुकात थे, बाकी पॉलिटिकली और सोशली कश्मीर के लिए हमेशा ईरान ने आवाज उठाई और हमेशा ईरान ने जो है वो सपोर्ट किया है। मुसलमान जो इंडिया के अंदर इस वक्त जुल्म और जबर के, मोदी के जुल्म और जबर के अंदर रह रहे हैं, बुचर ऑफ गुजरात के अंदर जो रह रहे हैं, और अभी जो वाकया आपने बताया है, जो एक्सरसाइजेज में ईरानी शिप को टारगेट किया गया, वो मतलब कोई हमला करने तो नहीं गई थी वो शिप वहां पे, और ईरान ने सख्त नाराजगी, अवाम तो वैसे ही डिसलाइक करती है इंडियंस को, लेकिन हुकूमत की लेवल पे भी सख्त नाराजगी जो है इसके ऊपर है कि क्यों एम्बेसडर, इनफैक्ट जो ईरान के एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने कहा है कि हम जो है, हम मुझसे बात, एक तो कम्युनिकेशन वो नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन बंद की हुई है, और उन्होंने कहा है कि हम आपके गेस्ट थे। ये ईरान की जो शिप थी वो इंडिया का एक गेस्ट था, येट नॉट अ सिंगल वर्ड बाय द मोदी गवर्नमेंट। मतलब मोदी गवर्नमेंट के अंदर इतनी शर्म नहीं है कि वो एक लफ्ज ही बोलते हैं। चलें देखें, बोलना तो कम से कम हो सकता है, लेकिन वो इजराइल के अंदर उल्टा जाके जो है वो डिफेंस डील कर रहे हैं। तो ईरान को बिल्कुल भी ये चीजें जो है वो अच्छी नहीं लग रही, इंडिया की तरफ से बिल्कुल भी पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं है, ना हुकूमती लेवल पे ना अवामी लेवल पे। अच्छा जॉन साहब, एक और चीज़ फरमा दीजिएगा कि बहुत सारी जगहों पर ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि जंग का पासा पलट चुका, और जिस तरह से अमेरिका की जानिब से सोचा जा रहा था, जिस तरह से इजराइल की जानिब से सोचा जा रहा था, वैसा नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया हमें ये भी रिपोर्ट करता दिखाई देता है कि जो इस वक्त ज़खायर मौजूद हैं, चाहे वो बॉम्ब्स के हैं, चाहे वो ड्रोन्स के हैं, वो ईरान के पास ख़त्म होते जा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त सिचुएशन असल में है क्या, ईरान के अंदर क्या गुफ्तगू हो रही है, किसका पलड़ा इस जंग में भारी है, और क्या देखा जा रहा है कि कितने दिन तक ये ममालिक जो है ये जंग को और सहार सकते हैं? जॉन साहब देखें, ईरान वैसे भी एस्टिमेट जो है लोग लगाते हैं, वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन वैसे भी जो जनरल एस्टिमेट अगर चले, अगर हम ले लें 100-150 मिसाइल ईरान बनाता है महीने के, और ये मिसाइलें बनाता हुआ आ रहा है। वो ना जाने कब से ये मिसाइलें बन रही हैं, और सिर्फ एक ही मकसद के लिए बन रही हैं। जो रेवोल्यूशन आई वो आई ही शैतान बुजुर्ग और शैतान कुची, जो बड़ा शैतान और छोटा शैतान है, उसको डिफीट करने के लिए, उसके साथ लड़ाई करने के लिए। तो ये जो मिसाइलें बन रही हैं, इसका स्टॉक पाइल तो इतना ज़्यादा है कि अमेरिका उसको इमेजिन नहीं कर सकता, ना ही कोई एस्टिमेट लगा सकता है। मैं भी फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे पास भी कोई फिक्स नंबर नहीं है, लेकिन हज़ारों की तादाद में ईरान के पास स्टॉक पाइल है मिसाइल्स का। और अभी जो स्टॉक पाइल गया है 19 वेव्स के अंदर, जो स्टॉक पाइल आपने देखा है, वो पुराना स्टॉक पाइल था जो ईरान ने भेजा है, वो सारा एक्सपायर्ड, और जितना भी पुराना जो उनके पास था असला, उन्होंने वो भेजा है। अब जो नई बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वो ईरान ने जो कि यूज़ नहीं की है, 3rd और 4th जनरेशन मिसाइल्स जो यूज़ नहीं की हैं, जिनके अंदर डुअल इंजन और मनूवरेबल वॉरहेड जिनके अंदर होते हैं, वो ईरान जब इस्तेमाल करेगा तो आपको नजर आ जाएंगी कि जो क्लेम्स ये कर रहे हैं कि स्टॉक पाइल खत्म हो गया है, और जो अभी तक जो वेव्स जा रही हैं, 19वीं वेव आज भी गई है, तो इनको नजर आ जाएगा कि किस हद तक ईरान बर्दाश्त कर सकता है और किस हद तक ये बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक तो इनकी अभी इस वक्त लड़ाई चल रही है, अरब ममालिक, जो मुसलमान बरादर ममालिक और इजराइल के जो दोस्त हैं, उनकी लड़ाई चल रही है इनके साथ, जो अमेरिकन हैं उनके साथ, कि भाई आप इजराइल को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हमें जो है आपने अकेला छोड़ा। बिल्कुल, ये आवाज़ें अमेरिका के अंदर से भी आई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि करारदाद पेश हुई सेनेट में कि इस जंग को रोका जाना चाहिए, नहीं रोका जाना चाहिए। अफसोस के साथ कि वो करारदाद जो है मुस्तरद हो गई, यानी जंग जो है इसको कंटिन्यू कर रहा होगा अमेरिका। लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ हमें बताई है कि ना तो मिसाइल्स ख़त्म हुए हैं ईरान के पास, ना ख़त्म होने जा रहे हैं, और ना ही ईरानियों का हौसला जो है वो इससे ख़त्म हो रहा है। लेकिन बहरहाल हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से एक बार फिर मैं, मेरी पूरी टीम आपसे कहेंगे कि आप जहाँ भी हैं अपनी सलामती का ख्याल रखिए, और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, ज़ाहिर है कि आप उनको हेल्प आउट भी कर रहे हैं, हमें सिचुएशन से भी आगाह रखे हुए हैं, इसके लिए जॉन साहब बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, सिचुएशन तो आप जान चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हम समेत आप तमाम देखने वाले भी यही चाहते हैं, क्योंकि नुकसान किसी का भी हो रहा हो, मुस्लिम का हो रहा हो, नॉन मुस्लिम का हो रहा हो, सबसे बड़ा मज़हब ज़ाहिर है हमारा मानना यही है कि इंसानियत है।
जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, ये हमारा मज़हब सिखाता है। तो हम चाहते हैं कि जो जंग है ये रुक जाए, थम जाए, चाहे कोई भी इसके लिए एफ़र्ट कर रहा है वो एफ़र्ट्स हैं वो कामयाब हों और मुज़ाकरात हो रहे हों, मामलात जो हैं वो टेबल टॉक के ज़रिए हल हो रहे हों। शहादतों का, हलाकतों का सिलसिला जो है इसको यकीनी तौर पर रुकना चाहिए। इसी दुआ के साथ जॉन हुसैन साहब आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे।